नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को लेकर, क्योंकि ये सामान्य तौर पर माना जाता है और सब हम लोग महसूस भी करते हैं, खासतौर पे जो लोग बीजेपी और आरएसएस को करीब से देखते हैं या कवर करते हैं। एक पत्रकार के तौर पे मैं कवर करता हूं तो इस चीज़ को महसूस करता हूं और ये माना भी जाता है और राजनीतिक गलियारे में मुहावरा भी है कि बीजेपी में पत्ता भी संघ की इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा दिखाई दे रहा है कि संबंध ही हिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई जिसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी न हिले, उन लोगों के संबंध ही आप कैसे हिल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए, जानने के लिए कुछ चीज़ों पर, किन्हीं बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले ध्यान दें कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका एक बयान आया चुनाव के दरमियान और एक तरीके से उन्होंने कहा कि संघ की आवश्यकता अब बीजेपी को नहीं है, बीजेपी खुद इतनी मजबूत हो गई है और बीजेपी के पास खुद कार्यकर्ताओं की इतनी फौज है, वो स्वावलंबी है, वो कि उसको आवश्यकता नहीं है। तो उस समय इसको गंभीरता से कुछ लोगों ने लिया और कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि कुछ सियासी बयान हो। फिर ध्यान दिया, बीजेपी के कई नेताओं से मैंने खुद बात किया तो सब लोगों ने अपने अपने ढंग से उसके अर्थ लगाए और उसके मायने बताए। और कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि साउथ की राजनीति देखनी है, केरल की राजनीति देखनी है, वहाँ क्रिश्चियन वोट को साधना है, दक्षिण भारत में जाना है, तो एक संघ के बारे में अगर बोले कि नहीं संघ सब कुछ करता है, संघ देखता है, तो शायद वो लोग साथ में ना आए। तो दक्षिण भारत की राजनीति की वजह से ऐसा बयान आया। लेकिन नड्डा के बयान के बाद अगर मामला थम जाता तो बात समझ में आती, क्योंकि चुनाव के दरमियान हम लोगों ने देखा और महसूस किया साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो चुनाव परिणाम पर भी उसका असर दिखाई दिया कि संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, संघ के पदाधिकारी चुनाव में नहीं निकले। जो लोग निकले वो व्यक्तिगत तौर पर निकले और व्यक्तिगत आधार पर ही उन लोगों ने काम किए। बाकी इस बार ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरीके से आरएसएस की फौज लग जाती थी बीजेपी के लिए चुनावों में, वो फौज लगी नहीं, क्योंकि दर्जनों ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं और जहां मैं खुद गया और देखा तो वहां आरएसएस के लोग कहीं काम करते हुए नज़र नहीं हैं। उसके बाद मामले को अगर आगे आप बढ़ते हुए देखें तो फिर जेपी नड्डा के बयान के बाद आरएसएस के एक थिंकर, आरएसएस के नेता कह सकते हैं उनको, राम माधव, उनका एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में काफ़ी गंभीर बातें कही गई और उन बातों पर अभी चर्चा हो ही रही थी। तब तक आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसमें पूरा एक आर्टिकल आ गया और पूरी कहानी उसमें लिख दी गई कि आरएसएस को पूछा तक नहीं गया, आरएसएस के नेताओं से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी बीजेपी और आरएसएस के बीच में, हमेशा से रहती है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक किसी पदाधिकारी को आरएसएस रख देता है, बड़े कद के पदाधिकारी को, जो ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। यानी बीजेपी तक कोई किसी बात को अगर पहुंचानी है, आदेश निर्देश संघ को देना है, तो वो बातें पहुंचेंगी कैसे? तो उस व्यक्ति के द्वारा पहुंचेंगी। अगर बीजेपी को अपनी कुछ बात कहनी है जो संघ तक पहुंचे, तो उसी व्यक्ति के माध्यम से वो पहुंचेगी। तो आरएसएस में एक और बीजेपी में एक व्यवस्था ये है। और एक व्यवस्था यहाँ जानने वाली बात है कि हम सब जानते हैं कि जो बीजेपी का संगठन महामंत्री होता है वो आरएसएस का प्रचारक ही होता है, यानी पूर्णकालिक प्रचारक होता है। जैसे बीएल संतोष इस समय बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं और आरएसएस के वो पूर्णकालिक प्रचारक हैं। इनके पहले रामलाल जी थे, वो भी आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक थे। तो जब बीजेपी में वक्त वक्त पर आरएसएस अपने प्रचारक को भेजता रहता है संगठन मंत्री के तौर पर, और ये संघ स्वीकारता भी है। और संघ, हालांकि संघ इसको अलग ढंग से कहता है कि अगर दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी अगर हमसे मांगे कि संगठन मंत्री आप दीजिए तो हम देंगे, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन ये कहने वाली बात है, व्यवहारिकता बिल्कुल इससे अलग है। हकीकत यह है कि जो आज बीजेपी दिखाई देता है और बीजेपी की जो शक्ति हम लोग मानते हैं, मूलतः अगर मूल में आप जाएं तो वो आरएसएस ही है, संघ है। क्योंकि संघ का जो अपना संगठन है, संघ का जो अपना स्ट्रक्चर है, उसमें वैसे लोग काम करते हैं जिन्हें धन की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें खूब उनका नाम हो, शोहरत हो, उसकी आवश्यकता उन्हें नहीं है। वो सिर्फ अपनी विचारधारा के लिए, और संघ मजबूत हो, संघ से जुड़े हुए लोग मजबूत हों। क्योंकि आप देखें बीजेपी जो संघ के तमाम 40-42 संगठन हैं, उसमें से एक बीजेपी राजनीतिक संगठन है। तो ऐसा नहीं है कि आरएसएस में अगर बीजेपी सत्ता में है, उसका प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं और पूरी सत्ता है, देश पर उनकी हुकूमत है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ में चले जाएं तो उनको कोई वरीयता मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, अभी बैठक होने वाली भी है
उसमें जिसका जो नंबर होता है आरएसएस उसी हिसाब से बात करता है। अगर बीजेपी के अध्यक्ष से पहले आरएसएस के किसी दूसरे संगठन के अध्यक्ष की बारी हो तो पहले वही बोलेगा। इस तरह की बिल्कुल वरीयता नहीं दी जाएगी कि अरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, इनकी सरकार है तो पहले ये बोले। नहीं, आरएसएस सबके लिए बराबर रखता है और सब बराबर ढंग से ही आरएसएस काम करता है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आखिर वजह क्या है कि जिस आरएसएस का इतना प्रभाव बीजेपी के ऊपर है, आरएसएस में आरएसएस का आदमी ही बीजेपी का संगठन मंत्री है और संगठन मंत्री इतना ताकतवर होता है कि वो अध्यक्ष को हटा दे। आज क्यों इस बात पर चर्चा हो रही है कि आरएसएस और बीजेपी में तनाव है, खिंचाव आ गया, आखिर उनके संबंध क्यों हिल रहे हैं, चुनाव के दरमियान ऐसी बातें कहीं क्यों आ गई, बयान इस तरीके से क्यों आ गए। और वहाँ तक तो ठीक था कि ऑर्गेनाइजर में लिख दिया गया, राम माधव ने आर्टिकल लिख दिया, पहले नड्डा ने बयान दिया। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत का बयान आया और जैसे ही मोहन राव भागवत का बयान आया तो एक नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई और उस चर्चा में एक महत्वपूर्ण जो विपक्ष की ओर से उठाया गया और आरएसएस के ऊपर और बीजेपी के ऊपर हमला किया गया और सवाल भी पूछा गया कि आखिर चुनाव के दरमियान फिर मोहन भागवत जी चुप क्यों थे, चुनाव के पहले इन्होंने ये बात क्यों नहीं कही, चुनाव बीत जाने पर ये बात उन्होंने क्यों कही। तो इस मसले पर मैंने आरएसएस के कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश हमने की और उन लोगों के जवाब भी आए। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने जवाब नहीं दिए। हालांकि आरएसएस की जो काम करने की पद्धति है और आरएसएस के लोग जो काम करते हैं उसको थोड़ा बहुत मैं जानता हूं और समझता हूं। तो उन्होंने उसी बात का हवाला दिया, कहा कि सही वक्त पर बात संघ अपनी रखता है ताकि उसका असर हो। तो शायद आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने यह माना कि अब चुनाव निपट गया है, अब अपनी बात रख दो, क्योंकि ये बात सत्य है कि संघ अपनी बात रखने में संकोच नहीं करता है। संघ में एक आदर्श वाक्य है कि सम्मान हम सबका करते हैं लेकिन संकोच किसी का नहीं करते हैं। कि अगर बात कहनी है, जैसे लालकृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष पद से हटाना था तो संघ ने बिल्कुल संकोच नहीं किया और उनको लेकिन आडवाणी के सम्मान में कभी संघ ने अपनी कमी भी नहीं की। तो संघ सम्मान तो करता है लेकिन संकोच नहीं करता है। और आप देख लें कि चाहे वो ऑर्गेनाइजर में लिखा गया हो या मोहन भागवत का बयान आया हो, उसमें कहीं संकोच दिखाई नहीं दे रहा है। यानी बहुत ही बेबाकी से दो टूक शब्दों में संघ ने अपनी बात रख दी। तो इसीलिए हुआ कि चुनाव के बाद उनका बयान आया तो विपक्ष ने सवाल किया कि साहब पहले आप क्यों चुप थे, पहले आप क्यों नहीं बोले। तो संघ की जो अपनी परिपाटी कि भाई वक्त पे हम बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके का संबंध एक दिखाई देता है या जो संघ का अपना प्रभाव है वो उसमें कहीं खिंचाव और तनाव दिखाई दे रहा है। हालांकि समन्वय समिति की बैठक की अगर बात करें तो मेरी जानकारी में पूरे चुनाव के दरमियान बीजेपी और संघ की कोई समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई। अब एक बैठक अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाली है और उसमें बीजेपी के लोग भी जाएंगे। हालांकि संघ के जितने भी संगठन हैं उसके सभी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री सब पहुंचेंगे, उसमें बीजेपी वाले पहुंचेंगे। लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण वो बैठक होगी क्योंकि उसमें बीजेपी की रिपोर्टिंग होगी। बीजेपी के अध्यक्ष अपनी रिपोर्टिंग रखेंगे। उस बैठक का अपना नियम है कि उसमें साल भर में क्या किए, आगे क्या करेंगे, नहीं अपनी उपलब्धि भी रखनी होती है और ब्लूप्रिंट भी रखना होता है। वो सिर्फ इसलिए माना जा रहा है कि जो बीजेपी की अपनी ताकत बढ़ी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फौज बढ़ी। अगर आप बात करें तो ये सीधा मामला जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है उस कद का कोई व्यक्ति शायद आरएसएस में नहीं। अगर सरसंघ चालक की बात कर लें तो तमाम सारे पदाधिकारियों की बात है कि संघ में अगर संघायु की बात अगर कर ली जाए, संघ में अगर वरिष्ठता की बात कर ली जाए, उम्र की बात कर ली जाए तो मोहन राव भागवत से सीनियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और 10 साल की सत्ता में ये जरूर हुआ, ये मैंने भी देखा और महसूस किया कि संघ को जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में लिया जाता वो मोदी के ज़माने में संघ को उस ढंग से नहीं लिया गया। यही वजह है कि संघ की अब नाराज़गी सामने निकल कर आ रही है और उसी नाराज़गी का नतीजा है कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है कि अब तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर संघ के लोग अपने घरों से निकले होते, संघ के संगठन का इस्तेमाल हुआ होता तो आज जो परिणाम सामने है उससे बिल्कुल अलग होता। बीजेपी के पास इतनी अपनी सीटें होती कि खुद की उसकी सरकार केंद्र में होती। लेकिन
ये भी एक भ्रांति है, ये मान लेना कि दोनों लोगों के संबंध खराब हो गए तो दोनों के रास्ते अलग, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि संघ ने अपनी बात कही जो बीजेपी पर दबाव बना दिया, और बीजेपी के नेता फिर से एक बार संघम शरणम गच्छामि हो चुके हैं, संघ की शरण में जा चुके हैं, क्योंकि उनको बात समझ में आ गई 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से कि संघ के बगैर उनका काम नहीं चलने वाला है। अब देखना है कि जो अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में बैठक होने वाली है उससे क्या कुछ निकल कर आता है। फिर आगे भी मिलेंगे और कुछ नई बात और कुछ नई जानकारी के साथ।